हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हम आज कंपाउंड पेंडुलम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल इजी होने वाला है। इस पे उतना सवाल भी नहीं आता है, तो इन चीज़ों को जल्दी से हम ख़त्म कर लेते हैं, है ना। आगे फिर हम लोग सवाल करेंगे बच्चों, इसमें नहीं, आगे के लेक्चर्स में। अभी ये देख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आसान है ना। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको, ईजी वे में सीख लेते हैं। कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है? अरे सर, कंपाउंड मतलब कि हार्ड हो जाएगा ना, क्योंकि सिंपल पेंडुलम हमने पढ़ रखा है, बहुत सिंपल होता है। तो ये कंपाउंड तो बहुत बड़ा कंपाउंड हो जाएगा। केमिस्ट्री वाला कंपाउंड नहीं है, ठीक है। अरे सर, ये सब गंदे जोक मारना बंद करो। सॉरी बच्चों। पेंडुलम देखिए, कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है? कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है, ये इजी है। इसको सॉलिड पेंडुलम भी बोला जाता है। सॉलिड मतलब कि जैसे हम लोग सिंपल पेंडुलम में क्या देख रहे थे, एक वहाँ से वायर से लटका हुआ कुछ बॉब था, वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा होता। लेकिन यहाँ पे सॉलिड रहेगा। मान लो कि इसी को हमने दीवार में बच्चों ठोक दिया और उसको वहाँ पे कांटे से ठोक दिया और यहाँ पे ठोका हुआ है, तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल। जैसे लकड़ी का होता है ना, कुछ पतला सा ऐसे बीट टाइप का, उसको हमने ठोक दिया दीवार में और ऐसे ऐसे हम नचा सकते हैं। आ रहा है समझ में? वैसे कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ को ठोक दीजिए दीवार में और ऐसे कर दीजिएगा तो ऐसे ऐसे होता रहता है ना। तो वही होता है कंपाउंड पेंडुलम। इसको सॉलिड पेंडुलम बोल देते हैं। उसमें सॉलिड ऑब्जेक्ट उसमें ऑसिलेशन करते हैं। सॉलिड पेंडुलम, है ना बच्चों, काफ़ी इजी है। तो इससे पहले हम एक बार ही सिंपल पेंडुलम के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, क्योंकि वो ज़रूरी है बताना बच्चों। आप रिलेट करेंगे ना तो आपको इजी लगेगा चीज़ें। देखिए, एकदम रिकैप दे देता हूँ फटक से, है ना। तो चलिए, यहाँ पे सिंपल पेंडुलम के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। बात ये था कि सिंपल पेंडुलम क्या होता था, एक हम लोग ऐसे इस टाइप का ऊपर सीलिंग लेते थे। सीलिंग से हम लोग वायर से किसी बॉब को ऐसे लटका देते थे और ये फिर इस डायरेक्शन में ऐसे ऑसिलेट कर लेता था। ऐसे जाता था और ऐसे जाता था, है ना बच्चों। तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता था, ठीक है। आपको बोला जाता था कि ये एल लेंथ का है, ये एल लेंथ का है, इसका मास एम है बच्चों, है ना। मास एम है और ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, और ये जो होता था मासलेस स्ट्रिंग होता था। ये बात ध्यान दीजिएगा। मासलेस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब कुछ वही तार टाइप का, वायर टाइप का, और इसका मास होता था बस, ये मासलेस होता था। तो ये सिंपल पेंडुलम था। बोलेंगे कि सर जी, ये वायर का मास नहीं होता है क्या? रियल वर्ल्ड में तो हम लोग उसका नापते हैं तो वज़न आता है। रस्सी है, वायर है, कुछ है तो उसका वज़न तो होगा। बच्चों, हम इसको मान रहे हैं कि ये इसका मास नहीं है ना। तभी हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर मास मानेंगे तो ये फिर सॉलिड पेंडुलम में बदल जाएगा, है ना। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो जो कि अभी हम लोग बताने वाले हैं, उसमें सेंटर ऑफ मास का चीज़ें आ जाती है। तो इसका हम लोग जब टाइम पीरियड लिखते थे तो आपको याद होगा 2 पाई अंडर रूट में। नहीं याद आ रहा है सर? अरे याद कीजिए बच्चों, 2 पाई अंडर रूट में L/G इफेक्टिव होता था। ये जी इफेक्टिव क्या है सर? जी इफेक्टिव इसलिए लिख दिया, ऐसे जी भी लिख सकते हैं, लेकिन अलग अलग केसेस में जी का वैल्यू चेंज करके भी हम लोग सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड चेंज कर लेते थे। तो इसके कारण जी इफेक्टिव लेते हैं। जैसे हम लोग लिफ्ट में ऊपर की तरफ जा रहे हैं ए एक्सेलरेशन से, तो हम लोग लिखते थे जी इफेक्टिव का वैल्यू होता था जी प्लस ए हो जाता था। तो जी का वैल्यू चेंज हो गया ना, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट जी इफेक्टिव ले देते हैं, ठीक है ना। उसे क्लियर हो जाता है, ठीक है। चलिए बच्चों, यहाँ तक अगर क्लियर है तो ये यहाँ पे आने के लिए हम क्या क्या यूज करते थे? मान लेते हैं हम लोग क्या यूज करते थे। एक था हमारे पास क्या, फोर्स मेथड था। फोर्स मेथड था ना बच्चों, याद कीजिए आप लोग। अरे सर याद है। एक होता था टॉर्क मेथड। सर ये सब क्यों बता रहे हो, ये तो बता चुके हो। थोड़ी सी बच्चों, थोड़ी सी, क्योंकि इस चीज़ को रिलेट करना आपको आगे है, ठीक है। देखिए, फोर्स मेथड में क्या होता था, हम शुरुआत में जो फोर्स री स्टोरिंग होता था उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स लाने की कोशिश करते थे। यहाँ पे जो टॉर्क होता था री स्टोरिंग, वो हम लोग कोशिश करते थे माइनस ऑफ थीटा के प्रोपोर्शनल आ जाए, क्योंकि ये है रोटेशनल। रोटेशनल फोर्स को ही टॉर्क बोल देते हैं, हाँ। रोटेट करने में जो फोर्स लग जाता है उसको टॉर्क बोल देते हैं, और ये लीनियर में जो फोर्स लगता है वो फोर्स ही होता है, ठीक है। तो ये माइनस ऑफ थीटा, ये माइनस ऑफ एक्स के हम लोग प्रोपोर्शनल लाते थे, तो हम बोलते थे ये एस एच एम का कंडीशन है।
तभी जाकर एसएचएम होई, ना तो ना होई, ठीक बा। तबे जाके एसएचएम होई। और अगर एसएचएम होई तो का हमरा यहाँ के लिखे पड़ी, अगर प्रोपोर्शनल हटावे के बा, माना तनी यहाँ पे कि एफ आर जो रीस्टोरिंग फोर्स बा, प्रोपोर्शनल हटाए तो एक के ला दी कांस्टेंट टाइप का इंटू एक्स आ जाए, बाकी तो वही हुआ। वहीं यहाँ पे भी हम लोग रीस्टोरिंग टॉर्क लिखेला चाहिए तो लिखल जाए तो इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू थीटा, है कि नहीं बच्चों? बिल्कुल है गुरुजी। चलिए ठीक है। इसके आगे क्या करते थे, इसके आगे जो के का वैल्यू होता था वो क्या आता था, जो भी आता था, लेकिन आता कहाँ से था ये याद कीजिए, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ पे होता था डी टू थीटा। देखिए थीटा जो है ना वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। जिस तरीका से हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स की बात कर रहे हैं उसी तरीका से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है, ठीक है। डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर हम लोग लिखते हैं प्लस का ओमेगा स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू जीरो, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर एक कांस्टेंट वैल्यू देता था जो कि होता था यहाँ पे के बाई एम, वहीं यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर एक कांस्टेंट वैल्यू देता था, ये सब बता चुका हूँ। जो क्या होता था यहाँ पे के तो होता था कांस्टेंट है ही, डिवाइडेड बाई एम के जगह पे आई होता था, क्योंकि हम लोग अगर रोटेशनल फील्ड में जा रहे हैं तो हम एक मास का ही कंसिडर नहीं करते हैं, पूरा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडर करते हैं क्योंकि वो चीज़ें घूम रही है, ठीक है। ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, बट फिर से समझ लीजिए, है ना। यहाँ पे के बाई आई, यहाँ पे के बाई एम होता था। वही उसी तरीक़ा से अगर देखा जाए तो हम लोग ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे बोल देते थे अंडर रूट में के बाई एम होता था, यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू अंडर रूट में के बाई आई होता था बच्चों। टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो उसी तरीक़ा से हम लोग 2 पाई रूट अंडर एम बाई के लिख देते थे। सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, ओमेगा नीचे आएगा ना तो एम बाई के हो जाएगा ऐसा, ठीक है। यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो जाता था बच्चों 2 पाई बाई ओमेगा ही करते थे, 2 पाई अंडर रूट में नीचे रखेंगे ऊपर आ जाएगा आई बाई के, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड हम लोग ला देते थे। ये तरीके थे बच्चों, ये तरीके थे टॉर्क मेथड और फोर्स मेथड से, हम दोनों मेथड से करके सिंपल पेंडुलम में बता रखे हैं, उम्मीद है आप देखे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें समझिएगा। तो यहाँ फोर्स मेथड और टॉर्क मेथड में कुछ अलग आंसर नहीं आता है, आंसर वही आता है, यहाँ पर भी करेंगे तो आंसर वही आएगा, ये बस मेथड है। तो हम यहाँ पे जो बताने वाले हैं सॉलिड पेंडुलम में, वहाँ पे हम ये टॉर्क मेथड का यूज करेंगे क्योंकि हम चीज़ों को वहाँ पे ऐसे करके घुमा रहे हैं और वहाँ पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कंसिडर करना होगा, ना कि उसका सिर्फ मास। तो इसीलिए हम लोग टॉर्क मेथड का यूज करके यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं कंपाउंड पेंडुलम में, सॉलिड पेंडुलम में। चलिए मैं जो बोला वो समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए अगर आप पीछे की चीज़ें समझ गए, हाँ सर रिलेट हो गया, थोड़ा थोड़ा होना चाहिए बच्चों, होना चाहिए। तो ये सॉलिड पेंडुलम में कंपाउंड पेंडुलम है, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं होता है। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट इस टाइप का है बच्चों, इस टाइप का मान लिया, इस टाइप का, और ये जो है यहाँ पे, एक सेकंड अच्छे से हो जा भाई, नहीं होगा, हो गया हो गया। ये इस टाइप से वहाँ पे उसको किया गया है और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है। तो अगर ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं क्या है, ये क्या है सर, बस ऐसे ही बना दिया क्या है कुछ है ही नहीं है। तो ये देखिए बच्चों, ये चीज़ जो है ऐसे रोटेट कर दिया जाता है थीटा एंगल से, मैं बता रहा हूँ कैसे किया गया है, ठीक है ठीक है। इस टाइप से थीटा एंगल हमने रोटेट कर दिया, यहाँ पे इसको कांटी ठोक दिया, समझ रहे हैं ना। अरे यार दीवार है, ये पूरा बोर्ड जो काला दिख रहा है ये दीवार है, उसमें हम ऐसे करके कांटी ठोक दिए और ऐसे टांग दिए। इसको ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं ना, यही कांटी ठोका हुआ है, इसको ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं कि नहीं, ऊपर कांटी ठोका हुआ है दीवार में, इसको ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ हम ऐसे घुमा दिए, थीटा एंगल ऐसे घुमा दिए, ठीक है ना। कहाँ से थीटा एंगल गया सर, यहाँ से गया बच्चों, यहाँ से। पहले ये ऐसे था, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, अगर कोई भी सॉलिड बॉडी है हमारे पास तो उसको अगर हम किसी चीज़ पे टांग देते हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास जो होता है ना, इस स्ट्रेट लाइन पे ही लाई करता है, ठीक है। ये ऐसा है बच्चों, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, और ऐसा आप करके भी देख सकते हैं। कोई भी रैंडम बॉडी ले लीजिए, उसका सेंटर ऑफ मास कहीं पर भी हो, अगर उसको ऐसे फ्रीली टांग देते हैं या फिर ठोक देते हैं तो वो उसका सेंटर ऑफ मास एकदम जब शांत हो जाएगा तो उसके नीचे ही लाई करेगा, उसी लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे, समझ रहे हैं, ये वाली स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है, ये वाली पे, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हो जाएगा। ओके सर, ओके सर।
तो इसको जब हम लोग ऐसे थीटा एंगल रोटेट कर दिए बच्चों, तो इस पर एक रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा होगा इधर, है कि नहीं, जो इसको इधर लाना चाह रहा होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क होगा। ठीक है, रीस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा, जो कि ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कितना होगा भाई, कितना होगा? सिंपल सी चीज़ें हमको दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे दिख रही होगी आपको कि यहाँ पे वही तरीके से करना है। नीचे एम जी लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में अगर हम ऐसे करना चाहें तो ये हो जाएगा, नीचे एम जी है, और ये वाली डायरेक्शन में हो जाएगा एम जी का कॉस ऑफ थीटा, और इधर का एम जी का साइन ऑफ थीटा। है कि नहीं बच्चों? आ रहा समझ में? ये वाली कंपोनेंट तो एम जी का साइन ऑफ थीटा ही होगा ना। और आपको देखा जाए तो यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसको रीस्टोरिंग टॉर्क दिलाने में, है कि नहीं? ये फोर्स थोड़ी है, ये फोर्स तो ये इस डायरेक्शन में लग रहा है। और आप अगर आप देखें तो टॉर्क किसके वजह से आएगा? इसके वजह से आएगा नहीं, ये देखिए, इसका पॉइंट ऑफ एक्शन इसी हिंज पॉइंट से पास हो रही है। तो हिंज पॉइंट से जहाँ से पास होती है, जहाँ से ये दिख ही रहा है वहीं से पास हो रही है, तो फिर इसका टॉर्क कहाँ आएगा? अरे भाई, मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों कि जो आपके दरवाज़ा होते हैं, दरवाज़ा जो ऐसे खुलता है ना ऐसे, तो ये दरवाज़ा पे जाके यहाँ पे फोर्स लगाइए आप, इस यहाँ पे ऐसे करिए, फोर्स लगाइए, वो दरवाज़ा ना इधर मूव होगा ना इधर मूव होगा। जब तक ना कि इधर से फोर्स लगाएंगे तो इधर आएगा, इधर से फोर्स लगाएंगे इधर आएगा, है ना? तो इधर यहीं पे फोर्स लगाने से इसका परपेंडिकुलरली कुछ नहीं होता है, वो कुछ नहीं होगा, दरवाज़ा मूव भी नहीं करेगा। है ना, समझ रहे होंगे आप? तो इस फोर्स के कारण कुछ होगा ही नहीं इसमें। ये वाली फोर्स रिस्पॉन्सिबल है रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट करने के लिए। आपको पता होगा कि ये क्या होता है, ये हिंज पॉइंट होता है बच्चों, ये हिंज पॉइंट होता है। ठीक है, और ये है इसका सेंटर ऑफ मास। चीज़ें सारी क्लियर होगी। यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ जो हम लोग मान लेते हैं एल है, ये यहाँ पे एच है हिंज पॉइंट, तो यहाँ से एच और सी के बीच का दूरी जो है वो एल लेंथ है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता है। तो टॉर्क जो आ रहा है, टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके वजह से आएगा आर क्रॉस एफ होता है ना, हम लोग को यही तो पढ़े हैं। तो आर देखिए, ये इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लग रहा है, और यहाँ से ये आर परपेंडिकुलर है, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये कितना डिस्टेंस है, यही तो एल डिस्टेंस है कि नहीं? तो ये एल डिस्टेंस है और ये परपेंडिकुलर फोर्स है, तो ये एल क्रॉस एफ हो, तो एल इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे, तो एल क्रॉस एफ करिए बच्चों, अंदर आ रहा है, निगेटिव ऑलरेडी आ रहा है यहाँ पर, निगेटिव ऑफ एल एम जी साइन ऑफ थीटा हम लोग कर सकते हैं। चीज़ें क्लियर होगा आई थिंक। ठीक, अब क्या करना है, इसको एक तो और तरीके से कर सकते थे यार, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एम जी को यहाँ पे भी ऐसे ले लीजिए, एम जी आपको फोर्स दिख रहा है, ऐसे ऐसे एक्सटेंड कर लीजिए, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एल का कॉस ऑफ थीटा ये हो जाएगा, एल का साइन ऑफ थीटा ये हो जाएगा, तो एम जी इंटू एल साइन थीटा फिर से वही आ जाएगा। चीज़ें करने के तरीके हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है आपको, क्या ये टॉर्क, हमको क्या चाहिए था, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा। भाई यहाँ पे तो साइन थीटा आ रहा है, तो क्या करें? ऑब्वियसली यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा एंगल से हम लोग इसको ऐसे रोटेट कराएं, है ना, ऐसे रोटेट कराएं, क्योंकि इससे अगर आगे एंगल कराएंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एंगल से कराएंगे तो ये ऑसिलेशन होगा भाई, ये एसएचएम नहीं होगा, फिर ये ऑसिलेशन होगा। ये केस में ये पता है ये क्या होगा, अगर ये इस पे ऐसे ही छोड़ दे तो ये ऑसिलेशंस का केस हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऑसिलेशंस का केस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप साइन थीटा का एक्सपेंशन जानते हैं, मैथ्स में बताया भी जाता है कि थीटा माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा क्यूब अपॉन 5 फैक्टोरियल, मेरे को याद नहीं है, मैं गलत बोल रहा हूँ, अगर आप जानते हो तो वो देख रहे हैं, थीटा का क्यूब, थीटा का पावर 5, इस टाइप का आता रहता है चीज़ें, है ना। तो वो क्या बताता है, ऑक्सीलेशन ही तो बताता है। लेकिन हम लोग एसएचएम जब पढ़ते थे तो हम बोलते थे जो थीटा के प्रोपोर्शनल सिर्फ आना चाहिए। ठीक है, अगर वहाँ पे है तो वो ऑसिलेशन करेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे हो रहा होगा, ऐसे ऐसे हो रहा होगा। लेकिन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, जो बहुत सिंपल होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ थीटा का प्रोपोर्शनल ही आना चाहिए। तो वेरी स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, ये चीज़ पहले डिस्कस हो चुकी है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं, फिर यहाँ से आपको पता चलेगा
फिर आपको यहाँ से पता चलेगा कि जो टॉर्क रीस्टोरिंग है आपके पास वो आ गया माइनस का एल एम जी इंटू थीटा, ये आ गया। तो देखा जाए तो यहाँ पे रीस्टोरिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा ही हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, रीस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू थीटा। तो यहाँ से के का वैल्यू क्या आ गया, के का वैल्यू आ गया एम जी एल। ओके सर, आ गया एम जी एल। आपको पता होगा पीछे हम लोग के का वैल्यू क्या बता रहे थे, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बता रहे थे ना बच्चों, सॉरी ऐसे ही लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग क्या बता रहे थे, के बाई आई था, क्योंकि हम लोग टॉर्क के केस में देख रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं के का वैल्यू क्या है, एम जी एल डिवाइडेड बाई आई। तो यहाँ पे आपको पता चल गया टाइम पीरियड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट 2 पाई बाई ओमेगा होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं 2 पाई, नीचे आ जाएगा एम जी एल और ऊपर आ जाएगा आई थिंक क्लियर होगा। चलिए इसको और अच्छे तरीके से आगे बता देता हूँ। जो आपके पास कंपाउंड पेंडुलम है, इसका टाइम पीरियड आपके पास जो आ रहा है वो 2 पाई अंडर रूट में आई अपॉन एम जी एल आ रहा है। आपको साफ साफ यहाँ पे जानना ही पड़ेगा कि कौन क्या है, लेकिन नहीं जानिएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। जब सवाल करिएगा ना बच्चों तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, सर इसे तो सवाल नहीं आता है आपने बोला था। अरे वो कभी कभी नहीं आता है, लेकिन हो सकता है कभी आ जाए, तो ध्यान देना है ना बच्चों। यहाँ पे जो आई है वो आई एच है, ठीक है, ये आई एच है, हिंज पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चों। ये कितने बार लिखोगे सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज पॉइंट है ना बच्चों, हिंज पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा एल क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस या फिर लेंथ बोल देते हैं, लेंथ बिटवीन द हिंज एंड सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स के बीच का ये डिस्टेंस है, मतलब लेंथ है बच्चों, है ना, इसी को बोल दिया जाता है। बाकी चीज़ आपको पता ही होगा, एम क्या है, मास ऑफ द सॉलिड पेंडुलम, जो कि आपको सवाल में भी दे रखा होगा। ये चीज़ें बिल्कुल आसान हो गई। यहाँ से चाहे तो भी आप बता सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एफ होता है, जो कि 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ से वो भी चीज़ बता सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अगर लिखना चाहें तो 1 अपॉन में 2 पाई रूट अंडर आई एच अपॉन एम जी एल लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान है, चीज़ें इस टाइप से किया जा सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से सॉलिड पेंडुलम बनाने के लिए पता है वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन बस इसको में वेरी करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में वो वेरी करता है आपको। जैसे कि आपने सेंटर ऑफ मास के केसेज में या फिर जो होता था ना रोटेशन जब पढ़ते थे, तो वहाँ पे बहुत हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते थे, रिंग का, डिस्क का, सॉलिड स्फीयर, हेमीस्फीयर, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उस सब चीज़ें में चेंज करके आपसे सवाल पूछा जा सकता है। बस यही चीज़ तो है बच्चों, इसके लिए बस आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए, कौन कौन से शेप्स का कैसे हम लोग करते हैं। यहाँ पे उसी से एक सवाल इंस्पायर होकर मैंने लाया हूँ। यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, रॉड को भी हम लोग बना सकते हैं, लेंथ उसका 1 मीटर का है, सस्पेंडेड थ्रू एन इंड एंड सेट अप द ऑसिलेशंस विद अ स्मॉल एम्पलीट्यूड, है ना, अंडर द ग्रेविटी, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। कुछ नहीं बोल रहा है, बस ये बोल रहा है बच्चों कि एक यहाँ पे हम लोग बना देते हैं रॉड, ठीक है, ये रॉड को फिर बोल रहा है कि कुछ एंगल ऐसे ऑसिलेट करा देते हैं हम लोग। यार
ये है बच्चों, यहाँ से ये ऐसे हिंज है, ठीक है। यहाँ पे ये हिंज किया हुआ है और उसी के अबाउट ऐसे ऐसे हो रहा होगा। ये सॉलिड यूनिफॉर्म रोड है ना, सॉलिड यूनिफॉर्म रोड है, ठीक है। आपको अगर पता होगा कि ये हिंज पॉइंट है और हमको पता है कि टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट में आई अबाउट हिंज पॉइंट डिवाइडेड बाई MGL, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हिंज पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि रॉड है, इसके अबाउट क्या होता है ML² डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि इसका पूरा लेंथ आपको L दे रखा है, ठीक है, पूरा लेंथ L दे रखा है। तो ये यूनिफॉर्म रोड है, तो हम जानते हैं इसका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में ही आएगा, है कि नहीं बच्चों? इससे एग्री करते हैं कि नहीं आप? सेंटर ऑफ मास कहीं पे बीच में ही तो आएगा भाई। यूनिफॉर्म रोड होता है, उसका सेंटर ऑफ मास बीच में ही आएगा। तो ये यहाँ से इसका लेंथ हो जाएगा L/2। यहाँ से तो लेंथ इसका पता है L/2 ही होगा, ठीक है। बोलेंगे कि सर हमको तो नहीं पता था ये कैसे आया। अरे यार बच्चों, तो निकाल भी सकते हैं। अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट किसी का देखा जाए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है रॉड का, ये तो पता होगा ML²/12। सर ये भी नहीं पता है, तो ये बच्चों पता करना पड़ेगा। अभी मैं बताऊंगा फिर से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जाइए, बिल्कुल सेंटर ऑफ मास में बिल्कुल आसानी से तरीके से हमने बता रखा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है ये। उसके बाद अगर हमको इसको शिफ्ट करना है, यहाँ से इसको शिफ्ट करना है हिंज पॉइंट पे, तो शिफ्ट करने के लिए क्या करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं। तो आई अबाउट हिंज पॉइंट क्या आ जाएगा, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस में M/L/2 दूरी है ना, L/2 का होल स्क्वायर, सिंपल। तो ML² डिवाइडेड बाई 12 प्लस ML² डिवाइडेड बाई 4, ये जोड़ेंगे तो ML² डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। देख रहे हैं, आसान है बच्चों। आई अबाउट हिंज पॉइंट हमने निकाल लिया। तो इसके बाद हम लोग क्या करना है, टाइम पीरियड निकालना है। 2 पाई अंडर रूट में M/L² डिवाइडेड बाई 3 MGL लेंथ, L लिख दिया हमने। ये L लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा फिर से, ये डायरेक्टली L मत लिखिएगा। देख रहे हैं क्यों नहीं लिखे सर? इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि यहाँ से दूरी, इसके बीच का दूरी L चीज नापा जाता है, हिंज पॉइंट और सेंटर ऑफ मास के बीच का लेंथ। तो ये L/2 है भाई, तो यहाँ पे L/2 लिखना पड़ेगा आपको। आ रहा है कुछ समझ में? तो गड़बड़ नहीं करना है, जानते हुए भी। M कट जाए, L कट जाए, टाइम पीरियड का वैल्यू आ जाए 2 पाई अंडर रूट में 2L, 2 इंटू L का वैल्यू 1 है, 3 इंटू G का वैल्यू 10 लेना है। तो लगभग आपके पास टाइम पीरियड का वैल्यू 2 पाई√15 आ जाएगा सेकेंड, ठीक है। ये आंसर हो गया। बहुत आसान चीज़ है बच्चों, कर सकते हैं आप। एक और सवाल मैं अगर बताना चाहता हूँ आपको, तो ये सवाल मैं आपको देना चाहूँगा। मान लेते हैं, बिल्कुल आसान सा सवाल बच्चों, एक डिस्क है जो कि हिंज किया हुआ है। देखिए, यहाँ पे इसको हिंज कर दिया हमने, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ओके। और बोला जा रहा है डिस्क इज हिंज एट एच एंड मेड टू ऑसिलेट्स अबाउट एच, है ना, ठीक है। उसके बाद आपको बोलना है कि टाइम पीरियड क्या होगा इसका। वही सवाल है, वैसा ही सवाल। इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे करके हम लोग इधर इस डायरेक्शन में थोड़ा ऐसे कर दिए होंगे, ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे होगा ना बच्चों। चक्कर बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का ही होता है। तो बताइए टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड आपको पता है 2 पाई अंडर रूट में आई अबाउट हिंज पॉइंट डिवाइडेड बाई MG इंटू L होता है। L डिस्टेंस बताता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो अगर ये डिस्क है और आपको दे रखा है कि ये दूरी आपके पास कितना है बच्चों, आप ही बताइए ना सर कितना है। दिल बड़ा हमरा के ये हवा, यहाँ पे R/3 R/4 दे रखा है, ठीक है। ये पूरा रेडियस तो यहाँ पे R होता है, तो इसमें ये 3 R/4 आपको दे रखा है, ठीक है।
तो आप बता सकते कि नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ के अबाउट होता है डिस्क का, वो mr² डिवाइडेड बाई 2 होता है। सही लिख रहा हूँ ना मैं? ठीक है, तो आई अबाउट हिंज पॉइंट ऑफ कैसे निकालें? बिल्कुल निकाल सकते हैं, mr²/2 प्लस उसको m इंटू 3r/4 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा mr² कॉमन हाफ प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16, तो आ जाएगा आपके पास mr², 16 नीचे आ जाएगा, 8 और 9 17 होता है, तो आई अबाउट हिंज पॉइंट हमारे पास आ गया 17/16 mr²। तो यहाँ पर टाइम पीरियड निकाल के लिखा जा सकता है 2 पाई अंडर रूट में 17 mr² डिवाइडेड बाई 16 एम जी, एम बड़ा वाला लिखते हैं छोटा वाला क्योंकि वही है, जी इंटू एल लेंथ। एल लेंथ फिर से कैसे लिखना है, इन दोनों के बीच का हमको दूरी लिखना है बच्चों, वो 3r/4 दे रखा है, 3r/4 दे रखा है। ठीक है, चीज़ों को डिसम 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 डिसम, तो टाइम पीरियड यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट में 17, 4 को 16, ये भी कट जाएगा, 17/12 r/g। बहुत सिंपल है, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, ये ऐसे ही बस मैंने बता दिया, दिमाग में आया था तो ऐसे ही चीज़ें बताया, ऐसे ही आएगा भी चीज़ें। हिंज पॉइंट का अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, चीज़ें और भी कॉम्प्लेक्स किए जा सकते हैं शेप्स को बदल के, तो आप उससे घबराइएगा नहीं, चुपचाप ये याद रखिएगा। ठीक है, अब ज़्यादा सॉल्व कराने का कोई मतलब नहीं है, चीज़ें आसान ही है। तो यहाँ पर टॉरिशनल पेंडुलम एक और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। टॉरिशनल क्या होता है सर? टॉरिशनल पेंडुलम बहुत आसान है, ये भी कुछ नहीं करना है इसमें भी। मान लेते हैं ऊपर एक ऐसे ही सीलिंग से हम लोग लटका दिए हैं, क्या लटका दिए हैं सर, एक मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे इस टाइप का डिस्क लटका दिए हैं। ठीक है, ठीक है सर, कुछ भी सॉलिड बॉडी हो सकता है, ये डिस्क चपटा करके हम मान लेते हैं लगा दिए हैं, ये डिस्क है। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, अब इसको हमको ऑसिलेट कराना है बच्चों। टॉरिशनल गोल गोल घूम के होता है। ठीक है, मैं ये बोल रहा, क्या बोल रहा सर, कि ये अगर इस टाइम पे इधर ऐसे होगा, इसका रेडियस यही होगा ना, ये मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में इसको ऐसे घुमा दिया जाता है, कुछ एंगल इस डायरेक्शन में ऐसे थीटा एंगल रोटेट करा दिया गया। ऐसा नहीं, जब हम लोग झूला पे भी बैठे रहते हैं तो कभी कभी थोड़ा सा ऐसे करते हैं, तो ऐसे 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 झूला ऊपर झूला झूल रहे हैं। ठीक है, झूला पे बैठिए और थोड़ा सा अपने आप को ऐसे थीटा एंगल रोटेट कराइए, तो आप ऐसे 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 होते रहेंगे। थीटा एंगल बहुत छोटा होना चाहिए, ऐसे ऐसे होते हैं, तो क्या है टाइप का ऐसे SHM बन जाएगा कि नहीं? SHM का तो पता नहीं सर, ऑसिलेशन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम छोटा एंगल लिए हैं थीटा, तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे हम SHM ही लेंगे। ठीक है, यहाँ से ये L लेंथ का है, ये L लेंथ का है, तो अगर आपने थीटा एंगल रोटेट किया तो इसमें एक इधर की तरफ रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, जो रीस्टोर कराना चाहेगा अपने आप को। ये रीस्टोरिंग टॉर्क जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा हो जाता है, जो कि माइनस होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इसको लाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए तो ये रीस्टोरिंग है। तो यहाँ पे टाउ आर जो होता है रीस्टोरिंग, वो इक्वल टू में हम लोग यहाँ पे के नहीं लिखते हैं, अब के लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको सी लिखना है, सी ऑफ थीटा। ठीक है, और यहाँ पे जो सी होता है इसी को हम लोग बोल देते हैं टोरिशनल, का स्पेलिंग क्या होता है, टोर्सिनल, मैं तो बोलता भी गलत हूँ, टोर्सिनल कांस्टेंट बोल देते हैं। ठीक है, इसी को बोल देते हैं, तो ये कांस्टेंट ही है एक टाइप का, इस केस में सी बोल दिया जाता है। तो आपको पता होगा कि सी अगर हमारे पास आ गया तो हम लोग यहाँ पर रोटेट वाला हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे ओमेगा² का वैल्यू क्या होता था k/m, तो यहाँ पे c/m नहीं i हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ रोटेट वगैरह कर रहे हैं ना, वो जो रोटेशन के थ्रू हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टाइम पीरियड का वैल्यू बच्चों 2π/ओमेगा कर ही सकते हैं, इसके आगे फिर टाइम पीरियड का वैल्यू हो जाएगा 2π, ओमेगा का वैल्यू c नीचे आ जाएगा और i ऊपर आ जाएगा। ठीक है,
तो ये आपका टाइम पीरियड हो जाता है टॉर्सिनल पेंडुलम में। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। आई क्या है समझिएगा, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस से रोटेशन हो रहा है वही है, इस एक्सिस यही है ना बच्चों, तो इसके अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देंगे। ठीक है, सी क्या है, टॉर्सिनल कांस्टेंट हमने बता दिया, टॉर्सिनल कांस्टेंट है। ठीक है, चीज़ें बहुत आसान है, चीज़ें बहुत आसान है बच्चों। तो इस टाइप से एक बिल्कुल छोटा सा सवाल हमने ला रखा है, इसमें सवाल वगैरह उतना मैंने देखा नहीं आते हुए। यूनिफॉर्म डिस्क है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, मास इतना है, फिक्स्ड एट द सेंटर ऑफ द मिडल ऑफ द वायर, अदर एंड इज फिक्स्ड द सीलिंग, द हैंगिंग डिस्क इज रोटेटेड अबाउट द वायर एंड द एंगल इज का बोला था हमर दिया, कहा था कि एकरा रोटेट कर दो के बाद, ठीक बा, about the angle and then released. Okay, this is such a kind of SHM, and you can see here the disc makes the torsional oscillation. बिल्कुल, the question already told you the things which we require. The time period is 0.2 second. Then what is the torsional constant? So बच्चों, you can see here what is the torsional constant. We can tell easily by this figure. Oh my God, figure, कहीं और नहीं भटकना है बच्चों। सर भटक तो आप रहे हो। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पे ऐसे है और इसको थोड़ा सा हम लोग रोटेट कर दिए हैं। मान लेते हैं ये ऐसे था, हम इसको थोड़ा एंगल इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करा दिए, तो ये इस टाइप से इधर इधर की डायरेक्शन में एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा, जो कि क्या होगा, माइनस ऑफ सी ऑफ थीटा। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई अंडर रूट में क्या आया था, मैं भूल भी गया, भूलना नहीं है, आपको नहीं भूलना है बच्चों, मैं भूल सकता हूँ ना, आई बाई सी। ठीक है, ओके, ये डिस्क है, ये डिस्क है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एक्सिस के अबाउट, एक्सिस तो ये सेंटर ही है, तो एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है, तो 2 पाई अंडर रूट में आई बाई सी है, अरे यार कितना बार लिखूँ, तो टी का स्क्वायर कर दूंगा तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, आई बाई सी आ जाएगा, क्योंकि हमको निकालना है टॉर्सनल कांस्टेंट, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 पाई आई डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब सही है, तो 4 पाई इंटू आई का वैल्यू क्या है एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है, इंटू टी स्क्वायर, टाइम पीरियड का स्क्वायर 0.2 है। चलिए बच्चों जल्दी से कर लेते हैं, 4 इंटू पाई, लेकिन पाई स्क्वायर है, सॉरी, पाई का वैल्यू हम लोग लगभग 9 ले सकते हैं, मास का वैल्यू है 200 ग्राम, मास का वैल्यू अगर 200 ग्राम है, हम अगर केजी में बदलना चाहें तो 0.2 केजी लिख सकते हैं। उसी तरीक़ा से अगर हम देखें रेडियस का वैल्यू जो है हमारे पास वो है 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर 0.05 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो एम का वैल्यू 0.2 केजी हो जाएगा, इंटू 25 गुने 10 के पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आसान है, चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। 4 यहाँ पे कट जाएगा, ये आ जाएगा 0.1 नीचे आ जाएगा, ऊपर ही लिख देगा 10 टू द पावर माइनस 1 हो गया। यहाँ पे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, लगभग अगर हम करना चाहें लगभग ही आएगा आंसर। 9 × 5 = 45 की 5 हासिल 4, 18 और 4 22, और यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, दिमाग लगाओगे, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा। सही लिख रहा हूँ ना मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं, हाँ सही लिख रहा हूँ। तो 0.225 आ जाएगा सी का वैल्यू। ठीक है, यही आ जाएगा बच्चों, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आसान है बच्चों, किया जा सकता है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो सवाल को बस ऐसा ही दिया जा सकता है आपको एग्जाम में, ज़्यादा इधर कुछ है नहीं, है ना, ज़्यादा इधर कुछ है नहीं बच्चों। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों आपको बहुत बड़ा वाला
थैंक यू। और चीज़ें हम लोग देखेंगे आगे, अगर कुछ बची हुई है इसमें तो, और हम लोग सवाल ज़रूर करेंगे। सवाल ही करना है। अगर आपको चैप्टर आ रहा है नहीं आ रहा है कैसे पता चलेगा? वन एंड ओनली सॉल्यूशन विच इज़ द सॉल्विंग क्वेश्चन। You have to go in exam and solve the question. Then why not you have to practice in your room, in your own study room. Then you have to go the examination. I think my English is not so clear, but you can understand the feeling what I'm telling you. Okay, let's go. Bye bye बच्चों, bye.